नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। महाकाल की धरती पर आप सबका मेरी ओर से स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। गुड मॉर्निंग, जय महाकाल की। और ये महाकाल शिव शंकर हमें इतनी शक्ति दे, आपको इतनी सद्बुद्धि दे कि आप अपनी परीक्षाओं में सफलता अर्जित करें। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। गुड मॉर्निंग, जय जिनेंद्र। करते हैं आज के इस कार्यक्रम के शुभारंभ। और हमारा कार्य है कंप्यूटर। जी हाँ, क्लास हमारी है कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट की। और आपके मध्य प्रदेश में, एमपी के अंदर, एमपी मध्य प्रदेश में होने वाली परीक्षाओं में जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनके अंदर यदि कंप्यूटर पूछा जा रहा है तो उसकी तैयारी हम यहाँ पर आज करने वाले हैं। हमारी ये जो कंप्यूटर की क्लास है, ये कॉन्सेप्ट वाली क्लास है, एक ऐसी क्लास है जिसके माध्यम से हम समझेंगे कि किस तरह के प्रश्न कंप्यूटर पर पूछे जाते हैं, क्या हमें ध्यान देना है, क्या हमें और नया प्रयोग करना है। तो चलिए करते हैं शुरुआत प्रश्न की। और ये रहा प्रश्न, क्या तो ये रहा आपके स्क्रीन पर। और प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमें ध्यान से समझना है कि क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और हम इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि हमारा कारवां और जबरदस्त बढ़ता रहे। चलिए, प्रश्न है, दो या दो से अधिक सेल्स को एक सिंगल सेल में कंबाइन करने को क्या कहते हैं। जब दो या दो से अधिक सेल को एक सेल में बदलना हो तब उसे क्या कहेंगे। तो यहां पर विशेष ध्यान दें, हमसे प्रश्न क्या पूछा गया, उत्तर कहां से निकालना है, लेकिन पहले प्रश्न कहां से लिया गया, किस जगह से लिया गया, कौन से सॉफ्टवेयर से संबंधित ये प्रश्न है, कौन से चैप्टर से संबंधित ये प्रश्न है, वह हमें ध्यान से समझना है। क्योंकि जब हम उसको निकालेंगे तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग प्रीति जी, जय महाकाल की, आप सबका स्वागत, अभिनंदन। चलिए, तो देखिए, दो या दो से अधिक सेल को एक सिंगल सेल में कंबाइन करने के लिए, तो देखिए सेल जो शब्द है, ये सेल शब्द है, ये सेल हमें कहाँ देखने को मिलता है, एमएस एक्सेल में। तो ध्यान दीजिए, यहां पर एमएस एक्सेल और यहां पर क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है, पीछे एल और जोड़ दे तो क्या लिखा हुआ होगा, सेल। तो एमएस एक्सेल में हमें क्या दिखाई देते हैं, सेल। तो एमएस एक्सेल में ही ध्यान दो, पीछे क्या है, CELL कर देंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, सेल। तो गणेश जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, बिल्कुल सही आप उत्तर बता रहे हैं, पर उसकी पूरी व्याख्या निचोड़ को हम यहां पर देखते हैं। तो देखिए, एमएस एक्सेल में यहां हमें क्या दिखाई देता है, स्प्रेडशीट। और जब हम इस स्प्रेडशीट को देखते हैं तो हमें यहां पर कॉलम दिखाई देते हैं और यहां पर सेल दिखाई देते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो सेल है, ये कितने सेल हैं, यहां पर हम देखें, यहां पर ये जो सेल है, ये 3 सेल हैं। कितने सेल हैं, ये है 3 सेल हैं। और इन 3 सेल को, यहां पर कितने सेल हैं, अभी 3 सेल हैं, और हम यहां पर इन 3 सेल को एक सेल में बदलना चाहते हैं। हम इन 3 सेल को एक सेल में बदलना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, उससे क्या कहेंगे। तो नीरज जी, सुयश जी, गणेश जी, आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और उत्तर देना आपने लगातार चालू कर दिया है, तो बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट आपका उत्तर है, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है। उसे कहेंगे मर्जिंग, उसे क्या कहेंगे हम, मर्जिंग। और सेल मर्ज एमएस एक्सेल का सबसे बेहतरीन विकल्प है। और क्या बता रहा है वो, कि जब हम दो या दो से अधिक सेल को एक सेल में कन्वर्ट करते हैं तो उसे ही कहा जाता है सेल मर्ज करना, सेल मर्ज करना। अब देखिए, जब हम सेल मर्ज करते हैं तो अलाइनमेंट ऑप्शंस पर जाकर के हम सेल को जब मर्ज करते हैं तो सेल मर्ज के साथ हमें 2 विकल्प और दिखाई देते हैं। और वो 2 विकल्प होते हैं, एक होता है व्रैप टेक्स्ट और एक होता है श्रिंक टू फिट। तो ध्यान दें मेरे प्यारे मित्रों, हम केवल यहां पर प्रश्न नहीं, उसके माध्यम से अन्य प्रश्नों को भी सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए, जब हम किसी सेल के अंदर कोई डेटा हम स्टोर करते हैं, यहां पर हमने लिखा ABCD, यहां पर इस सेल के अंदर अगर ये शब्द लिखा है और आप यहां पर बहुत लंबा पता लिख रहे हो, यहां पर बहुत लंबी लाइन आप इस सेल के अंदर लिख रहे हो, तो ये पूरी लाइन आपको स्क्रीन पर दिखाई नहीं देगी, ये पूरी लाइन आपको यहां पर दिखाई नहीं देगी। और जब ये पूरी लाइन आपको यहां पर दिखाई नहीं देगा, आपने यहां पर अपने घर का एड्रेस लिखा है और ये एड्रेस इस सेल के अंदर टाइप किया है, तो आपको यहां पर पूरा एड्रेस दिखाई नहीं देगा। इसकी जगह आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, इसकी जगह आपको इस तरह से हैश 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 देखने को मिलेगा, हैश हैश हैश। यहां पर इस तरह से आपको ये कोड दिखाई देगा।
ये बताएगा कि आप इस सेल के अंदर जो डेटा लिख रहे हो ये सेल से बड़ा है, सेल से बड़ा डेटा है, जो आपने इस सेल के अंदर लिखा है वो सेल से बड़ा डेटा है और हमें कैसा दिखाई दे रहा है, हैश 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 के जैसे दिखाई दे रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस सेल को यानी कि जो कॉलम है उस कॉलम की विड्थ को, कॉलम की जो चौड़ाई है उसको हम बढ़ा देंगे और जब उसको बढ़ाएंगे तो हमें पूरे सेल के अंदर लिखे हुए कंटेंट्स को देख सकेंगे। या हम क्या करेंगे, उस सेल पर जब क्लिक करेंगे तो उस सेल के अंदर लिखे गए कंटेंट जो हैं वह हमें दिखाई देंगे फॉर्मूला बार में भी। तो ध्यान देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब हम कंप्यूटर के सेल पर, एमएस एक्सेल के सेल पर क्लिक करेंगे तो जो इसके अंदर डेटा दिख रहा है वह हमें और कहां दिखाई देगा, वो हमें दिखाई देगा जो फॉर्मूला बार है वहां पर भी हमें दिखाई देगा। तो अब देखो यहां पर, अब हम यहां पर देखें तो एमएस एक्सेल में, हम एमएस एक्सेल में अलग अलग वर्जन पर, अलग अलग जगह पर अलग अलग वर्ड लिख सकते हैं, अलग अलग वर्जन होते हैं उसके अनुसार हम लिख सकते हैं। कारण क्या है कि जो सेल है उस सेल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, शब्द लिख रहे हैं। अब यहां पर ध्यान दें, अब आप क्या देख रहे हो, जब हम एमएस एक्सेल का सेल प्रयोग कर रहे हैं, जब हम इसको मर्ज करते हैं तो मर्ज करने पर यहां पर हमें दो और विकल्प दिखाई देते हैं, व्रैप टेक्स्ट। तो देखो शब्दों पर समझो परीक्षाओं में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। व्रैप टेक्स्ट, व्रैप टेक्स्ट क्या होता है कि जब हमने सेल में लिखा, जब हमने सेल के अंदर कुछ लिखा और यदि हम मान लीजिए हमने पूरा पता लिखा है तो यहां पर पता लिखा है और हमें उस पूरे पते को यहां पर पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, इस तरह से उस पूरे एड्रेस को, जो भी सेल में लिखा गया एड्रेस है उसे पूरे एड्रेस को हम देखना चाहते हो, तब हम किसका प्रयोग करेंगे, व्रैप टेक्स्ट का। तो ये क्या होगा, ये जो रो है, ये जो सेल है ये बड़ा हो जाएगा, इसकी साइज परिवर्तित हो जाएगी, लेकिन जो भी इसके अंदर लिखा गया है वह हमें पूरा क्लियरली, स्पष्ट हमें लाइनों के माध्यम से दिखाई देगा। तो यहां पर हम इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, व्रैप टेक्स्ट का। तो ध्यान देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब हम सभी सेल को एक सेल में मिला देते हैं, मतलब दो या दो से ज्यादा सेल को एक साथ मिला देते हैं तो उसको कहते हैं मर्ज सेल। और जब हम कोई सेल के अंदर बहुत ज़्यादा डेटा हमें लिखा हुआ हो और हमें स्पष्ट न दिखाई दे रहा हो तब हमें कैसा दिखाई देगा, उसके स्थान पर हैश हैश हैश। हम चाहते हैं कि उसके अंदर जो डेटा है वह हमें पूरा क्लियरली, स्पष्टली, लाइन वाइज दिखाई दे, तब हम क्या करेंगे, उससे व्रैप टेक्स्ट। लेकिन यदि ये जो डेटा है ये हम चाहते हैं कि पूरा डेटा उस एक ही लाइन में फिट हो जाए, उस सेल में फिट हो जाए, तो उस सेल में फिट करने के लिए हम क्या करते हैं, श्रिंक टू फिट। यानी कि उस श्रिंक मतलब क्या होता है, सिकुड़ना, मतलब उस सेल के अंदर जो शब्द लिखे हैं वो शब्द सिकुड़ करके कहां पर दिखाई देंगे, हमें उस सेल के अंदर। तो जो भी लाइनें होंगी, जो भी शब्द होंगे वो सब छोटे होकर के और हमें उस सेल के अंदर दिखाई देंगे। तो इस तरह से हम यहां पर जो प्रश्न है उसका उत्तर देखते हैं। तो वहां पर हम देखते हैं जो प्रश्न हम यहां पर देख रहे हैं, तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या है, इसका बिल्कुल सही उत्तर है, परफेक्ट उत्तर है ऑप्शन ए, मर्जिंग। ऑप्शन ए, मर्जिंग। तो यहां पर देखो नया प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न क्या है, प्रोग्रामिंग भाषाओं के संदर्भ में कोबोल का पूर्ण रूप है। तो अगला प्रश्न क्या बता रहा है, प्रोग्रामिंग भाषा के संदर्भ में कोबोल का पूरा नाम क्या है। तो यहां पर जो कोबोल शब्द दिया गया है इसका पूरा नाम क्या है, तो कोबोल का पूरा नाम क्या है, तो कोबोल का पूरा नाम यहां पर पूछा गया है। तो देखो यहां पर कोबोल का पूरा नाम क्या है। अब देखो पहला ऑप्शन है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, यहां पर कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज या कॉमन बिजनेस ऑफ
लर्निंग। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, चार ऑप्शन आपके सामने हैं और यहां पर कोबोल का पूरा नाम आपको देखना है। तो कोबोल का पूरा नाम क्या होता है, तो देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यहां पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम क्या देख रहे हैं। तो आप चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं और इस चार ऑप्शंस पर आप देखिए ABCD क्या हमें दिखाई दे रहा है। ABCD पर हमें देखो और ABCD में सही उत्तर क्या है उसको आंसर दो। सीधा सा प्रश्न है, कोबोल, कोबोल कौन सी लैंग्वेज है, कोबोल कौन सी लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज। कोबोल कौन सी लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज। बिल्कुल परफेक्ट आपने उत्तर दिए हैं, बिल्कुल सही आपने उत्तर दिए हैं और उत्तर क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑप्शन बी बिल्कुल सही विकल्प है। तो बिल्कुल परफेक्ट आपका उत्तर है, आप सभी के कमेंट देखें और बिल्कुल सही आंसर आपने दिए हैं। तो देखो कोबोल क्या है, तो ध्यान से समझना है, उच्च स्तरीय भाषा। हम वर्तमान में दूसरी पीढ़ी से, अब यहां पर लैंग्वेज के बारे में, प्रोग्रामिंग भाषा के बारे में पूछा गया है, तो चलिए इसको भी यहां पर समझें। प्रोग्रामिंग भाषाएं कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, एक निम्न स्तरीय भाषा, निम्न स्तरीय भाषा, ध्यान से समझना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और एक होती है उच्च स्तरीय भाषा, उच्च स्तरीय भाषा, उच्च स्तरीय भाषा। तो यहां पर भाषाएं कितने प्रकार की, दो प्रकार की, निम्न स्तरीय भाषा और उच्च स्तरीय भाषा। क्या पूछा गया है प्रश्न, कमेंट में आपको देख पा रहा हूं कि सर एक सेल में हम कितने वर्ड लिख सकेंगे। जी हाँ, जो नीरज जी ने पूछा प्रश्न है कि एक सेल के अंदर हम कितने वर्ड टाइप कर सकेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम MS एक्सेल की यदि बात करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हम MS एक्सेल के अंदर जो सेल है उसके अंदर यदि हम स्मॉल लेटर्स की बात करें, क्योंकि जब हम उसके अंदर टाइप करेंगे तो बाय डिफॉल्ट यदि हम स्मॉल लेटर्स देखते हैं तो अलग अलग वर्जन के माध्यम से उसकी सेटिंग्स अलग अलग होती है, पर जनरली सामान्यतः हम 8 कैरेक्टर जो है, 8 अक्षर है उसके अंदर हम टाइप कर सकते हैं। सेल के अंदर हम आसानी से आराम से दिखाई दे सकते हैं, तो 8 कैरेक्टर को हम आसानी से देख सकते हैं। बिल्कुल सही, आगे भी आपने जवाब दिया है, बिल्कुल सही है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, बिल्कुल परफेक्ट। तो चलिए यहां पर भाषा कितने प्रकार की, दो प्रकार के, एक निम्न स्तरीय और एक उच्च स्तरीय। अब देखिए यहां पर जो निम्न स्तरीय भाषा है ये केवल और केवल दो तरह की भाषा होती है, एक मशीनी भाषा और एक असेंबली भाषा, एक मशीनी भाषा और दूसरी असेंबली भाषा। इस मशीनी भाषा को हम बाइनरी भाषा भी कहते हैं। कौन सी भाषा, बाइनरी भाषा भी कहते हैं। तो यहां पर एक तो है मशीनी भाषा, इसी का दूसरा नाम है बाइनरी भाषा, और एक है असेंबली भाषा। तो यहां पर देखो ये जो निम्न स्तरीय भाषा है ये मुख्यतः केवल और केवल दो प्रकार की होती है, लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज मशीनी भाषा, या इसी का दूसरा नाम है बाइनरी भाषा, और ये क्या है इसका नाम, अन्य नाम क्या है इसका, असेंबली भाषा। तो दो तरह की यहां पर ये भाषाएं होती है, मशीनी मतलब 01, बाइनरी मतलब 01। जो कंप्यूटर हमारा एक डिजिटल मशीन है, ये बाइनरी मशीन है, केवल बाइनरी नंबरों को समझती है, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, मशीनी लैंग्वेज। दूसरी असेंबली भाषा। और तीसरी भाषा कौन सी है, तीसरी भाषा हम देखें उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज। और कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी से, हम अभी वर्तमान में कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी पर कार्य कर रहे हैं, तो कंप्यूटर की दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं लगातार हम दूसरी पीढ़ी से किसका प्रयोग कर रहे हैं, उच्च स्तरीय भाषा का। तो फोरट्रॉन मतलब फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फोरट्रान मतलब फॉर्मूला ट्रांसलेशन, कोबोल मतलब कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, हम बात करें C++, जावा इत्यादि जो लैंग्वेजेस हैं ये सभी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। जैसे हम बात करें HTML, तो HTML का पूरा नाम पूछ लिया जाए तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हमसे पूछ लिया जाए फोरट्रान का पूरा नाम क्या है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। हमसे पूछ लिया जाए HTML का पूरा नाम क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हमसे पूछ लिया जाए जो बेसिक लैंग्वेज है BASIC बेसिक, उसका पूरा नाम क्या है,
तो बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, इस तरह से यहाँ पर आपसे प्रश्न में पूरा जो फुल फॉर्म है वो पूछी जा सकती है, तो उसका ध्यान हमें होना चाहिए। तो बिल्कुल सही आपने उत्तर बनाए हैं कि 2 लैंग्वेजेस होती है, और ये कोबोल किस तरह की लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग भाषा है, प्रोग्राम हम यहाँ पर लिखते हैं जिसका पूरा नाम है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया गया है यदि 1010 बाइनरी में हो तो उसे डैश डेसिमल में x का मान क्या होगा। तो देखिए प्रश्न बहुत अच्छा यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि कोई नंबर हमें दिया गया है उसे यदि डेसिमल में देना हो तो यहाँ पर इसमें क्या होगा। तो देखो ध्यान से, ये प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बाइनरी नंबर को किस में बदलना है, डेसिमल नंबर में। तो यहाँ पर नंबर सिस्टम का ये प्रश्न पूछा गया है, नंबर सिस्टम का ये प्रश्न पूछ लिया गया है। तो ध्यान देना मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर को हम डेसिमल नंबर में बदलना चाहेंगे। तो इसके लिए हमें ध्यान देना होगा कि जो बाइनरी नंबर होते हैं, जो बाइनरी नंबर होते हैं वह केवल 0 और 1 होते हैं। कौन से होते हैं? 0 और 1। इसीलिए उसके आधार को बोला जाता है 2। बाइनरी संख्या क्या होती है? 0 और 1, और उसका आधार कितना होता है? 2, क्योंकि इसके अंदर 2 ही जवाब, 2 ही यहाँ पर उत्तर, मतलब 2 ही यहाँ पर अंक यूज किए जाते हैं, और वो 2 अंक कौन से हैं? 0 और 1 बाइनरी अंक। जबकि यदि डेसिमल की बात करें तो डेसिमल का मतलब जो भी नंबर हम यूज करते हैं 0 से 9, जो भी नंबर हम यूज करते हैं तो 0 से 9 से ही मिलकर के बने होते हैं। आप 11 यूज करें, 12 यूज करें, 12 13 15 यूज करें, 16 यूज करें, 100 यूज करें, 999 यूज करें, जो भी नंबर आप यूज कर रहे हो वो 0 से 9 के बीच में ही है। तो इस नंबर को कहा जाता है डेसिमल नंबर। अब कुल नंबर कितने हो गए? ये 10। 0 से 9 कुल कितने नंबर हो गए? 10। इसलिए यहां पर इसका आधार कितना हो गया? 10। तो यहां पर हमें ध्यान देना है कि 2 नंबर यहां पर दिए गए हैं, बाइनरी और डेसिमल। यदि हम और नंबर सिस्टम की बात करें तो इन 2 के अलावा और भी 2 नंबर होते हैं, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। जो ऑक्टल नंबर सिस्टम होते हैं उनमें हम 0 से 7 नंबर का प्रयोग करते हैं, कुल 8 नंबर होते हैं। तो वह जो बेस होता है उसका वह होता है 8, आधार होता है 8। और यदि हेक्साडेसिमल नंबर की हम बात करें तो हेक्साडेसिमल नंबर 0 से 15 तक होते हैं, 0 से F तक होते हैं, कुल 16 नंबर होते हैं। इसलिए उसका नाम होता है F, मतलब F का मतलब यहाँ पर 15। तो कुल कितना है? कुल 16 यहाँ पर दिए गए हैं नंबर हेक्साडेसिमल के अंदर। तो चलिए यहाँ पर बाइनरी और डेसिमल में नंबर पूछा गया है, और यहाँ पर पूछ रहा है कि बाइनरी को डेसिमल में बदलेंगे तो उसका मतलब बदलने के बाद उसका उत्तर क्या होगा। तो यहां पर हमें ध्यान देना है। तो देखिए मेरे प्यारे मित्रों, आप ध्यान से समझें, चाहे आप पटवार की तैयारी कर रहे हो या पुलिस कांस्टेबल की या किसी भी तरह की एमपी टेट की आप पेपर की तैयारी कर रहे हो, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम एमपी मध्य प्रदेश के अंदर होने वाली जो भी प्रतियोगिताएं परीक्षाएं हैं जिसकी आप अपनी तैयारी करने वाले हो, तो ऐसी तैयारी को आप बेहतरीन बना सकते हो। जिस भी स्थान पर आपको कंप्यूटर आता हो, जो भी परीक्षाओं में कंप्यूटर आता है, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल हो या पटवार हो, उनमें हम जब कंप्यूटर को देखते हैं तो आप शानदार तरीके से उसकी तैयारी इस क्लास के माध्यम से कर सकते हैं। तो चलिए अब यहां पर हम देखें, यदि हम देखें बाइनरी नंबर है, उस बाइनरी को हम डेसिमल में बदलना चाहेंगे, तो बाइनरी नंबर को डेसिमल में बदलने क्या करते हैं, तो ध्यान से देखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 1010 यहां पर एक नंबर लिखा हुआ है 1010, और यहां पर जो 1010 नंबर है इसका आधार क्या है? इसका आधार है 2। इसका आधार कितना है? इसका आधार है 2। तो हम यहां पर क्या लिखते हैं? 2 2 2 और 2, क्योंकि आधार कितना है यहां पर? 2। यहां पर आधार कितना है? 2। तो यहां पर आधार लिखा है हमने
2। अब देखिए यहाँ पर ये आधार है तो इसका बेस लगाते हैं, इसकी पावर जो 2 है इसका आधार है, और यहाँ पर क्या लगाते हैं हम, इसकी पावर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो इस तरह से हम यहाँ पर ने ये लिखा। अब देखो जब 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 हम लिखते हैं तो इस पावर को सोल्व करते हैं तो किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होगी, 1 हो जाएगा। तो 2 की पावर 0 कितना हुआ, 1, 2 की पावर 1 कितना हुआ, 2, 2 की पावर 2 मतलब 2 इंटू 2 4, और 2 की पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया, 8 हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इस तरह से हमने इस पावर को सॉल्व किया है। अब देखिए ये जो नंबर आया है इस नंबर को हम इस वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 8 गुणा 1 मतलब 4 गुणा 0 मतलब 2 गुणा 1 और 1 गुणा 0। अब देखो यहाँ पर कितना आया है 8, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 0, और जो भी ये आए हैं हम इनको जोड़ देंगे तो हमारे लिए उत्तर कितना हो जाएगा 10। और ये 10 किस में आएगा बेटा, ये 10 आएगा डेसिमल संख्याओं में। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं बाइनरी संख्या को डेसिमल में बदलना, और जब हम बाइनरी संख्या को डेसिमल में बदलते हैं तो उसका उत्तर कितना आएगा, परिणाम आएगा यहाँ पर ऑप्शन बी 10। तो इस तरह से तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम एमपी, आपकी एमपी जीके की क्लास रेगुलर चल रही है, तो आप उस क्लास को जरूर अटेंड करें और उसका लाभ जरूर लें। तो जो भी क्लासेस हैं वो सब आपको इस चैनल पर जरूर मिलेगी। आप निश्चिंत व्यवस्थित उसको पढ़ें, समझें और आगे बढ़ें। चलिए तो यहाँ पर इसका उत्तर कितना आ गया, बी आंसर सही है 10। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी कैपेसिटर का उपयोग करती है और इसलिए इसे समय समय पर रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। तो देखो यहाँ पर ऐसी मेमोरी पूछ रहा है जिसको बार बार समय समय पर रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और 4 ऑप्शंस में हमें बार बार यहाँ पर कौन सी मेमोरी है जिसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। तो कौन सी मेमोरी, क्या डी रैम है, कैश रैम है, रोम है या हार्ड डिस्क है। तो कौन सी मेमोरी है, तो चलिए ध्यान से समझें। ऐसे कौन सी मेमोरी है, तो हार्ड डिस्क, रोम, कैश और डी रैम, इन चारों में से कौन सी मेमोरी है जिसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर देखिए हार्ड डिस्क कौन सी मेमोरी है, हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी है। हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी है और इस मेमोरी में डेटा को परमानेंट स्टोर किया जाता है। तो डेटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हार्ड डिस्क का। हम बात करते हैं रोम की। रोम प्राइमरी मेमोरी है और ये मेमोरी एक बार इसके अंदर डेटा को स्टोर कर दिया जाता है। कंप्यूटर के अंदर जब इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं तब इसके अंदर डेटा स्टोर कर दिया जाता है, हम इसको बार बार उपयोग में नहीं लेते हैं। मतलब कंप्यूटर पर जब काम किया जाता हो तब कंप्यूटर जब शुरुआत होता है तब इस कंप्यूटर इस मेमोरी के इंस्ट्रक्शंस का प्रयोग करता है, हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं, मतलब हम इसके अंदर डेटा को स्टोर नहीं करते हैं। अगली बात हम करें कैश मेमोरी की। तो कैश मेमोरी एक अस्थायी मेमोरी है। यह मेमोरी इन दी हुई मेमोरी में से सबसे तेज है और यहाँ पर यह मेमोरी रैम और सीपीयू के मध्य, मतलब सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के मध्य स्थित होती है। यह अस्थायी मेमोरी होती है। लेकिन जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर विकल्प सही क्या होगा, ऑप्शन ए डी रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, यहाँ पर मेमोरी पूछी गई है और इस मेमोरी में कौन सी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। ये प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार की, एक रैम और दूसरी रोम। यहाँ पर 2 प्रकार की मेमोरी। रैम में यहाँ पर रैम मुख्यतः 2 प्रकार की, एस और डी रैम। एस का मतलब क्या हुआ, स्टैटिक रैम, और स्टैटिक रैम का मतलब क्या हुआ, ऐसी मेमोरी जिसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। और डी रैम मतलब डायनेमिक रैम, जिसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर इस रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ाएं और आगे प्रश्न क्या है उसको देखते हैं कि फाइबर ऑप्टिक केबल में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है। फाइबर ऑप्टिक केबल में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है। यदि हम फाइबर ऑप्टिक की बात करें तो संकेत किस रूप में हमें
दिखाई देंगे। यहाँ पर फाइबर ऑप्टिक में केबल में संकेत किस रूप में होते हैं? रूप पूछा गया है। क्या प्रकाश के रूप में वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, क्या संकेत के आधार पर, क्या वायरलेस आधार पर, या इनमें से कोई नहीं? तो किस रूप में ऑप्टिकल फाइबर का हम प्रयोग करते हैं ताकि वो डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सके? तो बिल्कुल आंसर सही क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट इसका उत्तर है, प्रकाश के रूप में। जी हाँ, फाइबर ऑप्टिक से यहाँ पर जो केबल है वो बालों से भी छोटी सूक्ष्म केबल होती है। फाइबर कांच की केबल बनी होती है, फाइबर की केबल बनी होती है। उस फाइबर में, कांच में लाइट का प्रयोग करके, लाइट मतलब प्रकाश का प्रयोग करके डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता है। इसलिए यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट उत्तर क्या है? प्रकाश। जबकि वायरलेस का मतलब क्या हुआ? वायरलेस का मतलब ही संकेत हुआ। मतलब कि जैसे हम यूज़ करते हैं वाईफाई, हम यूज़ करते हैं ब्लूटूथ, हम यूज़ करते हैं इंफ्रारेड, तो ये क्या हुए? वायरलेस माध्यम, बेतार माध्यम मतलब संकेत माध्यम। तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं? प्रकाश के माध्यम से इस ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा पाते हैं। जबकि अन्य जो तार होते हैं उन तारों के अंदर हम क्या देखते हैं? एक एल्युमिनियम का तार हम देखते हैं, हम वहाँ पर कॉपर का तार देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो तार हमें दिखाई देते हैं उसके अंदर तांबे का तार हमें दिखाई देता है। कॉपर वायर हम देखते हैं, तांबे का तार आपने देखा होगा घरों पर जो हम यूज़ करते हैं। तो ऐसे तांबे के तार कॉपर वायर में मतलब उसके ऊपर प्लास्टिक लगी होती है, कॉपर वायर में हम डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं। यहाँ पर ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है, फाइबर ऑप्टिकल जो केबल है, इसके अंदर कांच होता है। तांबे के तार की जगह कौन सा, क्या, किसका तार होता है? ये कांच का तार होता है और लाइट के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर डेटा को भेजा जाता है। और सबसे फास्ट केबल होती है, सबसे फास्ट केबल होती है, सबसे पतली केबल होती है, सबसे महंगी केबल होती है। क्यों? क्योंकि फास्ट क्यों होगी? क्योंकि लाइट जो है वो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट कहाँ होती है? सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है यह कांच में, इसलिए कांच में सबसे ज़्यादा वह रिफ्लेक्ट होती है। तो बिल्कुल सही उत्तर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न क्या है? बिल्कुल सही आपके उत्तर आ रहे हैं। बिल्कुल शुभम जी, चंदन जी, प्रीति जी, पीहू जी, वासु जी, नीरज जी, आप सबके बहुत अच्छे जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट जवाब आ रहे हैं। चलिए, एसएमपीएस का पूरा नाम क्या है? एसएमपीएस का पूरा नाम क्या है? तो यहां पर शब्द क्या दिया है? एसएमपीएस। तो ये एसएमपीएस का फुल फॉर्म पूछा गया है, एसएमपीएस का पूरा नाम क्या होगा? तो एसएमपीएस का पूरा नाम क्या होगा? उससे पहले हम देखें कि ये काम क्या करता है, कहां पर ये होता है, और इसका पूरा नाम क्या होगा। तो देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर ये जो एसएमपीएस है, एसएमपीएस ये कहां पर क्या काम करता है? ये स्थित होता है अपने सीपीयू के पास में, सीपीयू के पास, सीपीयू के साथ में। बिल्कुल नीरज जी ने जवाब दिया है, देखते हैं उनका जवाब क्या है। अर्जुन जी ने जवाब दिया है, प्रीति जी ने जवाब दिया है, यादव जी ने जवाब दिया है, देखते हैं क्या आपका उत्तर है। तो चलिए, स्विच मोड पावर सप्लाई, सिंपल मोड पावर सप्लाई, स्टोरेज मोड पावर सप्लाई, या स्टोरेज पावर शॉर्टेज। तो बिल्कुल सही विकल्प है। यहाँ पर आपने जो जवाब दिया है वो बिल्कुल सही है, स्विच मोड पावर सप्लाई, बिल्कुल परफेक्ट उत्तर है। बिल्कुल सुयश जी आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, बिल्कुल आशु जी आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, राजपूत जी आपने सही उत्तर दिया है। तो यहाँ पर स्विच मोड पावर सप्लाई, यहाँ पर क्या है? स्विच मोड पावर सप्लाई। अब देखो एसएमपीएस का मतलब क्या है? पावर सप्लाई। पावर सप्लाई का मतलब, पावर मतलब लाइट को सप्लाई करने का काम जिसके माध्यम से किया जा रहा है वह क्या है? एसएमपीएस। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जो कंप्यूटर का जो कैबिनेट होता है, जो सीपीयू होता है, उस सीपीयू के अंदर एक बॉक्स लगा होता है जो पूरे सीपीयू पर, पूरे कंप्यूटर पर लाइट को, पावर को सप्लाई करने का काम करता है। जैसे हम देखते हैं कीबोर्ड पर भी लाइट होती है, माउस के अंदर भी लाइट होती है। तो कीबोर्ड पर, माउस पर, मॉनिटर पर जो भी डिवाइसेस हैं उन सब पर हम लाइट को कैसे भेजते हैं, किसके माध्यम से भेजते हैं? तो एक हम डायरेक्ट लाइट का प्रयोग करते हैं, और पूरे सीपीयू पर, मदरबोर्ड पर, अन्य डिवाइस पर लाइट भेजने का, पावर भेजने का काम किसका होता है? वह होता है एसएमपीएस का। तो यहां पर आपने देखा होगा जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर, उसके अंदर एक बड़ा सा सीपीयू हमें दिखाई देता है। उस सीपीयू के बैकएंड साइड में आपने देखा होगा एक एग्जॉस्ट फैन लगा होता है जो हीट को बाहर निकालता है, गर्म हवा के माध्यम से उसे बाहर निकालता है। तो वो जो जगह है
टॉप में, वही क्या होती है SMPS, ताकि पूरे हीट को, मतलब जो गर्मी है उसको वो बाहर निकाल सके फैन के द्वारा और CPU पर वो लाइट को प्रोवाइड करा सके। तो यहां पर बिल्कुल सही आंसर है आपका SMPS। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। वोम एक प्रकार की ऑप्टिकल मेमोरी है, इसका पूरा नाम क्या है? देखो फिर एक प्रश्न दिया गया है पूरे नाम से संबंधित कि वोम जो शब्द है उसका पूरा नाम क्या है। राइट वंस, रीड मैनी, राइट वंस, रीड मैनी, राइट वंस, रीड मेमोरी, राइट ऑप्टिकल रीड मेमोरी, या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर 4 विकल्प हमें दिए गए हैं। वोम का मतलब क्या है? तो यहां पर मेमोरी से संबंधित प्रश्न पूछा गया है और यह भी बताया है कि ये मेमोरी कौन सी है, ऑप्टिकल मेमोरी है। ऑप्टिकल मतलब ऐसी मेमोरी जिसमें हम लाइट का प्रयोग करके डेटा को स्टोर कर सकें। तो लाइट का प्रयोग करके डेटा को जब सेव और स्टोर किया जा सके उस मेमोरी को क्या कहेंगे, ऑप्टिकल मेमोरी। और वो मेमोरी कौन सी है, वह मेमोरी यहाँ पर ABCD जो ऑप्शंस है उनमें से कौन सी सही होगी। तो यहाँ पर बहुत अच्छा मेरे बच्चे विद्यार्थी अच्छे अच्छे जवाब देना स्टार्ट कर दिए हैं। अर्जुन जी, पूनम जी, सुयश जी, आशु जी ने धड़ाधड़ जवाब देना स्टार्ट कर दिया। देखते हैं उनका जवाब सही है या गलत है। तो यहां पर देखो वॉर्म, वॉर्म का मतलब, अब W का मतलब है यहां पर राइट, O का मतलब है वंस, R का मतलब है रीड, M का मतलब है मैनी। राइट वंस, रीड मैनी। तो बिल्कुल परफेक्ट उत्तर है बी। बिल्कुल बी जिन्होंने जवाब दिया है वो बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल C, B, A सभी तरह के जवाब आ रहे हैं, पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर क्या है, बी ऑप्शन सही है। शुभम जी ने आंसर दिया है, भाई बैजनाथ जी ने आंसर दिया है, पूनम जी ने आंसर दिया है, और बहुत सारे विद्यार्थियों ने, पीहू जी ने आंसर दिया है, आशु जी ने आंसर दिया है। तो यहाँ पर आपका आंसर सही होना चाहिए। जिसका आंसर क्या है, बी है, वो सही है। बाकी आंसर देने वाले का आंसर गलत है। तो देखो यहाँ पर बी क्यों, राइट वंस, रीड मैनी। ध्यान से समझें, जैसे CD है, अब आपने CD के अंदर डेटा को स्टोर किया, और जब आपने CD के अंदर डेटा को स्टोर किया तो एक बार आपने क्या किया, डेटा राइट किया, एक बार डेटा को आपने स्टोर किया, सेव किया, और उसको आप रीड कर पा रहे हो बहुत सारी बार। तो आप क्या कर रहे हो यहां पर, राइट मैनी टाइम, मतलब रीड, राइट तो एक टाइम और रीड मैनी टाइम। एक बार आपने डेटा को स्टोर किया और उसको बार बार आप यूज कर रहे हो। जैसे CD का हम प्रयोग करते हैं तो उसके अंदर हमने MP3 सॉन्ग्स रखे, MP4 वीडियोस रखे, हमने एक बार उसके अंदर डेटा को स्टोर कर दिया। अब हम बार बार उसको क्या कर रहे हैं, केवल समझ रहे हैं, उसको रीड कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, तो बार बार उसका उपयोग कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, राइट वंस, रीड मैनी। तो यहां पर बिल्कुल सही विकल्प बी। अगला प्रश्न क्या है, देश जिसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं डेटा प्रोसेसिंग करता है वो कौन है। 4 शब्द यहां पर दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस यहां पर दिए गए हैं। क्या कहेंगे जो डेटा प्रोसेसिंग करता है, मदरबोर्ड, मेमोरी, रैम या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उत्तर क्या होना चाहिए, बिल्कुल साधारण सिंपल सा प्रश्न है और देखते ही उत्तर आ जाना चाहिए कि कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहते हैं। तो मैंने आपको बताया भी है पिछली क्लासों में कि कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहते हैं, कंप्यूटर का दिमाग किसको कहा जाता है, CPU को। कंप्यूटर का दिमाग CPU को कहा जाता है। कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहते हैं, CPU को कहते हैं। और ये जो CPU है, ये जो CPU है, इस CPU का पूरा नाम क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और काम क्या करता है, प्रोसेसिंग का। तो कंप्यूटर पर होने वाले सभी प्रोसेसिंग कौन करता है, CPU। तो यहां पर ये CPU मुख्य रूप से हम इसका उपयोग करते हैं। अब देखो CPU की जो स्पीड होती है उसको किस में मापते हैं, गीगाहर्ट्ज में। हर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में इसको मेजर किया जाता है। CPU के 3 मुख्य भाग होते हैं। ALU जिसके अंदर अर्थमेटिक, लॉजिक, अंकगणितीय तार्किक गणना का प्रयोग किया जाता है। दूसरा यूनिट होता है मेमोरी यूनिट, जिसके अंदर जो भी डेटा आता है उसके परिणामों को सुरक्षित किया जाता है। और एक यूनिट होता है जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, मतलब नियंत्रण इकाई, जिसके अंदर हम जो इनपुट है, जो आउटपुट है, उन्हें वह कोड को नियंत्रित करता है ताकि प्रोसेसिंग व्यवस्थित की जा सके। तो बिल्कुल पूनम जी आपका आंसर बिल्कुल सही है। जो भी विद्यार्थी हैं बिल्कुल सबके आंसर बिल्कुल परफेक्ट हैं, सही हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट में निम्न चार्ट नहीं होते हैं। पावर पॉइंट के अंदर ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा चार्ट नहीं होता है। पावर पॉइंट के अंदर ये 4 जो चार्ट के नाम दिए गए हैं, कौन सा चार्ट हम पावर पॉइंट के अंदर उपयोग में नहीं ले सकेंगे, चार्ट का टाइप कौन सा नहीं होगा।
ऑप्शन है कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, लेजेंड चार्ट या पाई चार्ट। तो इनमें से कौन सा चार्ट हम उपयोग में नहीं लेते हैं? तो देखिए यहां पर बिल्कुल सही आप आंसर को दें, उत्तर क्या होगा आप इसको दें। तो यहां पर हम उत्तर को देख रहे हैं, कॉलम, लाइन, लेजेंड या पाई। तो यहां पर देखें क्या है, यहां पर कॉलम, लाइन, लेजेंड या पाई। तो इनमें से हम किसका यहां पर देख रहे हैं, कॉलम, लाइन, लेजेंड या पाई। तो बिल्कुल परफेक्ट उत्तर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल आपका उत्तर सही है, लेजेंड। तो यहां पर देखें लेजेंड, लेजेंड का मतलब यहां पर क्या है, अब देखो कॉलम, कॉलम चार्ट होता है। कॉलम चार्ट कैसे बनाया जाएगा, इस तरह से, इस तरह से हम कॉलम चार्ट को डिजाइन करते हैं। ये कॉलम चार्ट होता है, हमें दिखाई देता है। लाइन चार्ट, लाइन चार्ट हमें यहाँ पर लाइनें देखने को मिलेगी। लाइन चार्ट के अंदर पाई चार्ट क्या होता है, इस तरह से हमें पाई चार्ट को रेफर करते हैं, इस तरह से हमें देखने को मिलता है। लेकिन ये लेजेंड या लेगेंड क्या होता है, तो देखो ध्यान से समझना क्या होता है ये, तो ध्यान से समझना। जब हम ये चार्ट बना रहे हैं, मान लो ये पाई चार्ट है, ध्यान से समझना ये पाई चार्ट है। अब इस पाई चार्ट के अंदर मैंने इस तरह से लाइन को डिनोट किया, एक मैंने इस तरह से लाइन को डिनोट किया और एक मैंने इस तरह से डॉट को डिनोट किया। तो इसका मतलब अब देखो, जब आप किसी चार्ट को देखते हो, चाहे वो कॉलम चार्ट हो तो यहाँ पर बताया जाता है, चाहे एरिया चार्ट हो, तो हम उस चार्ट में जो वॉल्यूम होती, जो डेटा होती है, उस डेटा को दर्शाया जाता है कि यदि ये लाइनें हैं, ये लाइनें हैं, मतलब ये लाइनें हैं, तो इनका मतलब क्या होगा। अगर इस तरह की लाइनें हैं तो इनका मतलब क्या होगा, और इस तरह के यदि डॉट डॉट लगाए हैं तो इनका मतलब क्या होगा। और यहाँ पर जब उनके मतलब को दर्शाया जाता है, मतलब कि यहाँ पर ये जो लाइनें हैं, ये लाइनें आपको क्या दर्शा रही है, यहाँ पर ये जो इस तरह की लाइनें हैं वो क्या दर्शाती है, आपको डॉट 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 क्या दर्शाते हैं। तो ये जो दर्शाने, यहाँ पर जो शब्द लिखे होंगे उसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे लेजेंड। इसे क्या कहेंगे, लेजेंड्स। तो यहाँ पर ये क्या है, लेजेंड्स हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम बात करें तो कोई भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक स्थिति में हम बात करें, यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है तो हमने बता दिया ये अधिकतम वर्षा वाला क्षेत्र। यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, हमने बता दिया जहाँ पर डॉट डॉट है वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। जहाँ पर सीधी लाइन है हमने बता दिया एक सामान्य बारिश वाला क्षेत्र है। तो ये जो है ये क्या है, ये है हमारे लिए महत्वपूर्ण, जो इस चार्ट की डिटेल को बताते हैं। और वो चार्ट की डिटेल क्या है यहाँ पर इस लेजेंड्स के माध्यम से शो होती है। तो यहाँ पर ये होता है, ये बाकी सब तो क्या होते हैं, चार्ट के प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर बार चार्ट, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बबल चार्ट, सरफेस चार्ट, एरिया चार्ट, रडार चार्ट, तो ये सभी तरह के चार्ट्स हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, एक संख्या है और एक को बाइनरी में बदलो। तो जब हम एक को बाइनरी में बदलेंगे तो बाइनरी में एक क्या कहलाएगा, एक को बाइनरी में बदलो। तो यहां पर हम बाइनरी में बदलेंगे तो इसे क्या हम कैसे देखेंगे, 1 0 0 1 0 0 0 2 या 1 0। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक का बाइनरी क्या होता है, एक ही होता है। तो यहां पर बिल्कुल उत्तर क्या हो जाएगा, 0 1। एक 0 को 0 ही कहा जाएगा और 1 को 1 ही कहा जाएगा, चाहे हम डेसिमल में बात करें या बाइनरी में बात करें। तो जो डेसिमल नंबर है 0, उसके बाइनरी को हम बदलेंगे तो वो क्या होगा, 0 0 ही रिप्रेजेंट होगा, 1 1 ही रिप्रेजेंट होगा। तो डेसिमल नंबर को हम यदि किसी अन्य बाइनरी नंबर में बदलते हैं तो वह हमें उसी नंबर में दिखाई देगा, 0 और 1। तो यहां पर बिल्कुल सही क्या है, ए। यदि हमसे पूछता कि दो नंबर ये 2 डेसिमल में है और इसका बाइनरी क्या होगा, तो फिर हम इसको ये डेसिमल से बाइनरी में बदलते तो फिर इसका उत्तर होता 1 0। इस तरह से इसका उत्तर क्या होता, फिर यहाँ पर 1 0। तो यहाँ पर सीधा सा प्रश्न, सीधा सा उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेस्कटॉप पर एक आइकन होता है, डेस्कटॉप पर एक आइकन होता है जिससे प्रयोक्ता किसी प्रोग्राम या फाइल की तत्काल एक्सेस प्राप्त कर लेता है।
देखिए यहां पर डेस्कटॉप, डेस्कटॉप क्या होता है? डेस्कटॉप का मतलब कंप्यूटर की स्क्रीन। जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, इस कंप्यूटर की स्क्रीन पर हमें क्या दिखाई देता है? तो ऐसा आइकन, ऐसा आइकन आपको उसको क्या कहेंगे, जो हमें उसी समय हम उससे एक्सेस कर सके उस फाइल या फोल्डर को। जी हाँ, एमपी पटवार का कोर्स बिल्कुल कंप्लीट, एमपी पटवार जो कंप्यूटर का कोर्स है वो ऐप में उपलब्ध है, और आप पूरा कंप्लीट कोर्स जो है वो उपलब्ध है, और आप उसे ऐप के माध्यम से, ऑफर के माध्यम से खरीद सकते हैं। तो यहां पर देखिए डेस्कटॉप पर अब एक आइकन, अब देखो ये कंप्यूटर है और कंप्यूटर की जो स्क्रीन है जिस पर हम काम करते हैं उसे क्या कहते हैं? डेस्कटॉप। यहां पर एक ऐसा आइकन है जिसके माध्यम से हम किसी भी प्रोग्राम या फाइल पर जल्दी से पहुंच जाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम करते हैं शॉर्टकट का प्रयोग। क्या करते हैं? शॉर्टकट का प्रयोग। मतलब हम किसी भी फाइल या फोल्डर का या प्रोग्राम का हम क्या बना लेते हैं? शॉर्टकट बना लेते हैं, और उस शॉर्टकट के माध्यम से हम उस फाइल या प्रोग्राम पर जल्दी से पहुंच जाते हैं। तो यहां पर बिल्कुल सही उत्तर क्या है? शॉर्टकट। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वेब कुकीज डेटा के छोटे भाग होते हैं जो क्या हैं? वेब कुकीज डेटा के छोटे भाग हैं जो क्या है? ऑप्शंस दिए गए हैं ए, बी, सी या डी। ए ऑप्शन दिया गया है, एक वेबसाइट से भेजे जाते हैं और उपयोगकर्ता के ब्राउजर में संग्रहित हो जाते हैं। दूसरा विकल्प दिया गया है, उपयोगकर्ता से भेजे जाते हैं और सर्वर में संग्रहित हो जाते हैं। तीसरा विकल्प दिया गया है, रूट सर्वर से सभी अन्य सर्वर पर भेजे जाते हैं। और चौथा विकल्प है, आगामी उपयोग के दौरान डायनेमिक वेब पेज उत्पन्न करने में सहायता करते हैं। तो यहाँ पर क्या उसका उत्तर होगा? तो बिल्कुल शॉर्टकट, पिछले वाले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है आपका। अब इस प्रश्न का उत्तर देखिए, तो वेब कुकीज क्या होते हैं? तो सबसे पहले हमें यह ध्यान देना होगा, वेब कुकीज क्या है? वेब कुकीज जो भी डेटा है उसका एक छोटी सी फाइल, एक छोटा भाग है। अब कहां पर होता है? तो देखिए ध्यान से समझें। जब हम कंप्यूटर में इंटरनेट चलाते हैं, जब हम इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, और इंटरनेट देखने के लिए वेबसाइट का प्रयोग हम कहां पर करते हैं? वेबसाइट देखने के लिए हम वेब ब्राउज़र का प्रयोग करते हैं। जब वेब ब्राउज़र का प्रयोग किया जाता है, वेब ब्राउज़र पर हम इंटरनेट से माध्यम से वेबसाइट देखते हैं। तो वेब ब्राउज़र पर हम किसी भी वेबसाइट को जब हम देखते हैं तो वो जानकारी हमारे वेब ब्राउज़र पर एक छोटी सी फाइल के रूप में स्टोर हो जाती है, जिसे हम कहते हैं कुकीज़। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, कुकीज़। तो वेब कुकीज़, यहाँ पर वेब कुकीज़, यहाँ पर वेब कुकीज़ का मतलब क्या है? एक वेबसाइट से भेजे जाते हैं और उपयोगकर्ता के ब्राउज़र में संग्रहित हो जाते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट उत्तर क्या है? ए। यहां पर ए क्यों? क्योंकि देखो, जब हम इंटरनेट चला रहे हैं, जब हम इंटरनेट वेब ब्राउज़र चला रहे हैं, वेब ब्राउज़र के माध्यम से ही हम वेबसाइट देखते हैं। आपने किसी भी वेबसाइट को देखा, आज आपने www. और किसी भी वेबसाइट को देखा, तो उस वेबसाइट को कहां पर देख रहे हो आप? वेब ब्राउज़र पर। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर पर देख रहे हो, जैसे गूगल का जो आप गूगल क्रोम है उस पर देख रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट एज पर देख रहे हो, तो आप वहां पर वो वेबसाइट देख रहे हो। तो वेबसाइट की ओर से एक छोटी सी फाइल आपके वेब ब्राउज़र पर भेज दी जाती है, जो भी आपने देखा है उससे संबंधित, और उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं यहां पर कुकीज़। तो बिल्कुल परफेक्ट उत्तर क्या है? ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से एक्सेल का बिल्ट इन फंक्शन नहीं है। देखिए प्रश्न क्या दिया गया है यहां पर कि एमएस एक्सेल का बिल्ट इन फंक्शन नहीं है। एमएस एक्सेल में ऐसा कौन सा फंक्शंस है जो एमएस एक्सेल के अंदर उपलब्ध नहीं है? और ये फंक्शंस क्या होते हैं? तो फंक्शंस का मतलब होता है, ध्यान से समझना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फंक्शंस का मतलब यहां पर क्या है? पहले से बने हुए फॉर्मूले, जो प्री डिफाइंड फॉर्मूला होता है। एमएस एक्सेल का प्रयोग किया जाता है फॉर्मूला बनाने के लिए, गणितीय गणनाओं के लिए। तो एमएस एक्सेल गणितीय गणनाओं के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो गणितीय गणनाओं के लिए हम फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं, और पहले से बने हुए जो फॉर्मूले होते हैं उन फॉर्मूलों को हम किस नाम से जानते हैं? फंक्शंस के नाम से।
अब ये फंक्शंस अलग अलग कैटेगरी के हमें दिए हुए होते हैं। जैसे हम बात करें लाइब्रेरी, मतलब यहाँ पर हम अलग अलग फंक्शंस की लाइब्रेरी देखते हैं, जिसके अंदर मैथ्स फंक्शंस हम देखते हैं, हम स्टैटिस्टिकल फंक्शंस देखते हैं, हम डेट एंड टाइम फंक्शंस देखते हैं, हम फाइनेंशियल फंक्शंस देखते हैं, हम वहाँ पर लॉजिकल फंक्शंस, टेक्स्ट फंक्शंस देखते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के फंक्शंस हमें दिखाई देते हैं। तो हमें कौन कौन से फंक्शंस दिखाई देते हैं? मैक्स फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू को देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मैक्स नाम के फंक्शंस को। एवरेज, एवरेज जब औसत ज्ञात करना होता है तब हम एवरेज नाम के फंक्शंस का प्रयोग करते हैं। जब टोटल संख्याओं को जोड़ना हो, सम करना हो, जब टोटल जोड़ना हो तब हम सम फंक्शंस का प्रयोग करते हैं। तो सम यहां पर क्या है? सम, एवरेज, मैक्स, ये तीनों ही फंक्शन है, लेकिन टोटल यहां पर कोई फंक्शन नहीं होता है। यहां पर टोटल कोई फंक्शन नहीं होता है, तो यहां पर हम क्या करेंगे? ए ऑप्शन को चुनेंगे कि टोटल कोई फंक्शन नहीं होता है, और आप सबके बिल्कुल सही परफेक्ट उत्तर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न क्या पूछता है कि ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर जो सामान्यतः इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध होते हैं उसे डैश कहते हैं। मतलब सामान्य सॉफ्टवेयर में यदि कोई मिस्टेक हो जाती है, ध्यान से समझे, सॉफ्टवेयर में यदि कोई मिस्टेक हो जाती है, सॉफ्टवेयर की कोई फाइल करप्ट हो जाती है, सॉफ्टवेयर के अंदर बग, बग का मतलब एरर आ जाती है। सॉफ्टवेयर बग का मतलब क्या होता है? एरर। यदि सॉफ्टवेयर के अंदर किसी तरह की एरर आ जाती है, त्रुटि आ जाती है, तो ऐसी त्रुटि के लिए हम उसको रिपेयर करना चाहते हो, उस त्रुटि को सही करना चाहते हो, तब हम इंटरनेट पर हम किसी फाइल का या किसी भी जो फाइल है, जो कोड है, उसका प्रयोग कर सकेंगे। उसे क्या कहेंगे? जो हमें बिना चार्ज के हम इंटरनेट से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही मनोज जी ने सबसे पहले आंसर दिया है, और वो आंसर बिल्कुल सही है। पेज, क्या कहते हैं उसको? पेज। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सॉफ्टवेयर बग का मतलब क्या है? सॉफ्टवेयर में आने वाली मिस्टेक। सॉफ्टवेयर में मिस्टेक्स, जो एरर, जो गलतियाँ होती है, उसको हम बोलते हैं एरर, गलतियाँ, उसको हम बोलते हैं बग। और यदि वहाँ पर उसे रिपेयर किया जाता हो तो हम उस किसका प्रयोग करेंगे? पैच का प्रयोग करेंगे। हम किसका प्रयोग करेंगे? पैच का। जबकि यहाँ पर अन्य शब्द उससे संबंधित नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बैकअप क्या है? प्रश्न दिया गया है, शब्द क्या है, बैकअप क्या है, और 4 ऑप्शंस, 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। तो आप विकल्प पढ़ें ABCD में और देखें कि सही क्या होगा। तो पहला विकल्प दिया गया है अपने नेटवर्क को अधिक कंपोनेंट जोड़ना। दूसरा, मूल स्रोत से किसी अन्य डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डेटा को संरक्षण करना। नए डेटा से पुराना डेटा फिल्टर करना, या टेपर डेटा को एक्सेस करना। तो बिल्कुल परफेक्ट उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए। देखो, बैकअप का मतलब क्या होता है कि जब हमारा जो डेटा है वो यदि किसी कारण से डिलीट हो जाए या डिलीट होने की संभावनाएं हो, तब हम क्या करते हैं? अपना जो मूल डेटा होता है, जो ओरिजिनल डेटा होता है, उसे अपने मूल स्थान से किसी अन्य जगह पर भी सेव करके रख लेते हैं, ताकि हमारा डेटा यदि मूल जगह से, ओरिजिनल जगह से, मेन जगह से डिलीट हो गया तो भी हम उस बैकअप की जगह से हम उसका उपयोग कर सकेंगे। तो यहां पर बिल्कुल परफेक्ट आंसर है बी। बी का मतलब यहां पर क्या है? मूल जगह से। तो बैकअप करना, जैसे मान लीजिए आपके पेन ड्राइव में फोटो रखी हुई है आपकी, ठीक। अब आपने पेन ड्राइव में फोटो को रखा, आपने पेन ड्राइव में अपने फोटो को रखा, लेकिन अब वो फोटो, पेन ड्राइव करप्ट हो सकती है, फोटो आपका डिलीट हो सकता है। तो आप क्या करेंगे? उस फोटो को पेन ड्राइव से निकाल कर आप अपने कंप्यूटर में या किसी भी जगह पर आप उसे सुरक्षित रख लेंगे। क्यों? ताकि आप उसे वापस से प्राप्त कर सकें। तो मान लीजिए अब पेन ड्राइव से वो फोटो आपका डिलीट हो जाता है, तब आप क्या कर सकते हैं? उसे वापस से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? बैकअप का मतलब अपना जो डेटा है उसे किसी अन्य स्थान पर सुरक्षित रख लेते हैं,
ताकि हमारा डेटा यदि अपने मूल स्थान से डिलीट हो जाता है या करप्ट हो जाता है तो हम उसे वापस से प्राप्त कर सकें। अगला प्रश्न दिया गया है, एक HTML फाइल किसका उपयोग करके बनाई जा सकती है। बिल्कुल, यहां पर जो प्रश्न दिया है वो क्या दिया है कि यदि हम HTML फाइल बनाने जा रहे हो, और HTML का पूरा नाम क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का पूरा नाम क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो फाइल है उसके माध्यम से हम वेबसाइट के वेब पेज को बनाते हैं। तो वेबसाइट के वेब पेज को जब बनाया जा रहा हो, वेबसाइट के वेब पेज जब क्रिएट किए जा रहे हो, तो ऐसे वेबसाइट के वेब पेज बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम उसकी एडिटिंग, उसके प्रोग्राम को कहां पर लिखने वाले हैं, तो उसके प्रोग्राम को हम लिखने वाले हैं साधारण ग्राफिक्स एडिटर का प्रयोग करके HTML की फाइल बनाई जा सकती है क्या, जी नहीं। साधारण कमेंट का प्रयोग करके, ब्राउजर का प्रयोग करके, जी नहीं। बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा, टेक्स्ट एडिटर का प्रयोग करके। कैसे, तो देखो यहां पर एक टेक्स्ट एडिटर है नोटपैड, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, नोटपैड का। तो हम यहां पर नोटपैड का प्रयोग करके HTML फाइल की कोडिंग को कर सकते हैं। मतलब HTML की जो फाइल हम प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो हम नोटपैड के अंदर उस प्रोग्राम को लिख सकते हैं और प्रोग्राम को रन कर सकते हैं हम HTML की फाइल में। तो उसके प्रोग्राम को कहां लिखेंगे, एक सामान्य टेक्स्ट एडिटर में, जैसे हमने किसका प्रयोग किया, नोटपैड का। प्रश्न दिया गया है, हार्ड डिस्क ड्राइव को डैश स्टोरेज माना जाता है। जो हार्ड डिस्क ड्राइव है इसको डैश स्टोरेज माना जाता है। कौन सी स्टोरेज माना जाता है, हार्ड डिस्क ड्राइव को कौन से तरह का स्टोरेज माना जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए फ्लैश स्टोरेज, ऑप्शन बी नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज, ऑप्शन सी टेम्पररी स्टोरेज, या ऑप्शन डी नॉन परमानेंट स्टोरेज। तो यहां पर कौन सा, यहां पर उससे ड्राइव को, स्टोरेज को माना जाएगा, यहां पर हम उसको किस तरह से हम देखेंगे। तो हार्ड डिस्क ड्राइव, तो यहां पर देखें मेरे प्यारे मित्रों कि जो कंप्यूटर के अंदर जब डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करते हैं, स्थायी रूप से जब डेटा स्टोर होता है तो उसको हम बोलते हैं परमानेंट। परमानेंट का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, नॉन वोलेटाइल। हम क्या बोलेंगे इसको, नॉन वोलेटाइल। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे इसको, नॉन वोलेटाइल। और यदि वह अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर करता है, अस्थायी रूप से, तो उसको बोला जाएगा वोलेटाइल। उसे क्या बोला जाएगा, वोलेटाइल। अब देखो यहां पर स्थायी रूप से डेटा को स्टोर करना, स्थायी रूप से डेटा को स्टोर करना, और हम हार्ड डिस्क का जब प्रयोग करते हैं तो हार्ड डिस्क के अंदर हम परमानेंट स्थायी रूप से डेटा को स्टोर करते हैं। और जब हम डेटा स्थायी रूप से, परमानेंट रूप से स्टोर करते हैं तो उसे क्या कहेंगे, नॉन वोलेटाइल। तो यहां पर बिल्कुल परफेक्ट उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी यहां पर उत्तर होगा, नॉन वोलेटाइल। क्योंकि हार्ड डिस्क टेम्परेरी नहीं होती है, हार्ड डिस्क टेम्परेरी नहीं होती है, हार्ड डिस्क तो परमानेंट मेमोरी है। हम कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा स्टोर करते हैं वह सीधा हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी में जाकर के स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। जबकि टेम्पररी और नॉन परमानेंट का मतलब तो क्या हुआ, वोलेटाइल, जैसे रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगले प्रश्न को देखें, एमएसबी का पूरा नाम क्या है, एमएसबी का पूरा नाम क्या है। तो यहां पर MSB जो हम उपयोग में लेते हैं जब हम नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं, तो नंबर सिस्टम के अंदर जब हम कोई नंबर लिखते हैं तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, MSB का। और यहां पर पूरा नाम पूछा जा रहा है, तो पूरा नाम क्या है, यह है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। उत्तर बी यहां पर बिल्कुल सही जवाब होगा। तो हमसे पूरा नाम पूछा गया है, फुल फॉर्म पूछी गई है, और फुल फॉर्म तो आपको याद रखनी होगी, और उस जो भी फुल फॉर्म कंप्यूटर से संबंधित है उन्हें पूरे को याद रखना होगा। तो MSB मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यहां पर सही उत्तर है। मॉनिटर, अगला प्रश्न है, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है, मॉनिटर के आकार को हम कैसे मापेंगे। ऑप्शंस देखिए, जिगजैग में, हॉरिजॉन्टली में, वर्टिकल में, या डायगोनली में, क्या सही उत्तर होगा।
तो यहाँ पर ऑप्शंस बिल्कुल 4 दिए गए हैं। सही विकल्प क्या होगा, उत्तर क्या होगा, जिगजैग, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली या डायगोनल। तो बिल्कुल परफेक्ट। मॉनिटर का जो आकार है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से सुनना, हम मॉनिटर का जो आकार है, कंप्यूटर का जो मॉनिटर है, इस मॉनिटर के आकार को जब हम खरीद करके लाते हैं, मॉनिटर जब हम प्रयोग में लेते हैं, तब कहते हैं कि ये मॉनिटर 20 इंच का है, ये मॉनिटर 32 इंच का है, ये मॉनिटर 40 इंच का है, ये मॉनिटर 45 इंच का है, 46 इंच का है, 50 इंच का है। तो ये मॉनिटर जो हम शब्द बोलते हैं कि मॉनिटर का जो भौतिक साइज है, मॉनिटर की भौतिक साइज, उसको हम कैसे नापते हैं, उसको नापते हैं हम विकर्ण के माध्यम से। हम कैसे नापते हैं, विकर्ण। तो जो विकर्ण है, चाहे हम इस तरफ से देखें या इस तरफ से देखें, मतलब इधर से इधर आप देखोगे तब भी उसे नाप सकते हो, इधर से इधर देखोगे तब भी उसको नाप सकते हो। तो वो क्या होगा, डायगोनली। तो यहाँ पर डायगोनली बिल्कुल सही उत्तर है, डायगोनली। तो यहाँ पर डायगोनली के माध्यम से हम क्या करते हैं, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को, भौतिक आकार को मापते हैं। हम टीवी लाते हैं तो बोलते हैं ना, मॉनिटर कितना है, 32 इंच की टीवी है, 36 इंच की टीवी है, 50 इंच की टीवी। इसका मतलब आप कहाँ से उसको नापेंगे, उसकी लंबाई और चौड़ाई को नहीं, उसके विकर्ण को मापा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डेटाबेस में फील्ड एक डैश होता है। डेटाबेस में फील्ड एक डैश होता है। डेटाबेस में फील्ड क्या होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। 4 ऑप्शंस, लेबल होता है, सूचना का टेबल होता है, रिलेटेड रिकॉर्ड्स का ग्रुप होता है, या सूचना की कैटेगरी होती है। तो डेटाबेस में फील्ड क्या होता है। तो 4 ऑप्शंस यहाँ पर दें आप। जो उत्तर है उसका विकल्प चुन करके आप सही प्रश्न को करें। यहाँ पर डेटाबेस में फील्ड क्या है। तो देखिए यहाँ पर डेटाबेस से रिलेटेड शब्द है, और डेटाबेस का मतलब क्या होता है। ऐसा डेटाबेस, डेटा मतलब हम कंप्यूटर के अंदर क्या कर रहे हैं, डेटा को स्टोर कर रहे हैं। जैसे स्टूडेंट रिकॉर्ड, जैसे स्टूडेंट रिकॉर्ड, स्टूडेंट का नाम, फादर नेम, उसका एड्रेस, उसकी क्वालिफिकेशन, उसका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सारी जानकारी हम एक टेबल के माध्यम से, डेटाबेस के माध्यम से स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर फील्ड क्या होगा, तो सूचना की जो कैटेगरी है, यहाँ पर क्या है, जो सूचना इंफॉर्मेशन की जो कैटेगरी है उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे फील्ड। जो जैसे फील्ड मतलब नेम, यहाँ पर हमने क्या लिखा, स्टूडेंट नेम, तो यहाँ पर नेम होगा। यहाँ पर स्टूडेंट का फादर नेम, तो यहाँ पर क्या होगा, फादर नेम होगा। तो ये क्या है, सूचना की कैटेगरी। मतलब यहाँ पर जो हम लिखेंगे वो क्या होगा, यहाँ पर नेम होगा। यहाँ पर जो भी लिखेंगे, किसी का नाम टाइप करेंगे, वो क्या होगा, फादर नेम होगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर होगा तो वो मोबाइल नंबर हम टाइप करेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, वो जो भी इंफॉर्मेशन हम लिखने जा रहे हैं, जो भी डेटा हम लिखने जा रहे हैं, उसकी कैटेगरी को बताएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ईमेल भेजते समय डैश की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देती है। जब हम ईमेल को भेजते हैं तो किसके माध्यम से उस मेल के बारे में बता दिया जाता है कि वह मेल किससे संबंधित है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, बीसीसी, सब्जेक्ट, कंटेंट्स या सीसी। देखो यहां पर प्रश्न किससे संबंधित है, ईमेल से संबंधित है। ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल, और इलेक्ट्रॉनिक मेल की शुरुआत सबसे पहले किसने की। इलेक्ट्रॉनिक मेल मतलब ऐसे संदेश जिसको हम कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से प्रयोग में ले सकें, और हम ईमेल को भेज सकें, ईमेल का प्रयोग कर सकें। और आपको याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक मेल की शुरुआत किसने की। इलेक्ट्रॉनिक मेल की शुरुआत की रे टॉमलिंसन ने। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल सबसे पहले प्रयोग में लाया गया रे टॉमलिंसन के माध्यम से। तो बिल्कुल अब यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है कि ईमेल जब हम भेजते हैं किसी को, तो अब वो उसके बारे में कौन बताएगा, उसके बारे में बता देता है सब्जेक्ट। तो बिल्कुल परफेक्ट आपने आंसर दिए हैं, मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों ने आंसर सही दिए हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के आंसर बिल्कुल सही है कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट बता देता है कि वह जो मेल है वह किससे संबंधित है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप क्लास में जुड़े, आगे बढ़े।
और देखिए हम बहुत सारे यहाँ पर प्रश्नोत्तरी के माध्यम से अपने कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। परीक्षाओं में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, परीक्षा कैसी भी हो, आपके एमपी में किसी भी तरह की परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, यदि कंप्यूटर उसके अंदर सब्जेक्ट है तो किस तरह के प्रश्न आपके सामने हो सकते हैं, ऐसे प्रश्नों की ये श्रृंखला है। रोजाना हम मिलेंगे, आप रोजाना जुड़ जाइए एमपी के इस चैनल पर और एमपी उत्कर्ष के माध्यम से, और इस क्लास को लाइक करें, शेयर कर दें, ताकि हमारा जो कारवां है, जो फौज है, वो और मजबूत होती जाए। तो कंप्यूटर की तैयारी करेंगे आप मेरे साथ, चेतन जैन के साथ, उत्कर्ष के साथ में मिलेंगे दोस्तों फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करिएगा, आगे बढ़िएगा। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।